Okay, so in this video we are going to study an essay, The Spirit of Freedom, written by रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप लोगों को पता होगा स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा एंड फ्रीडम मीन्स आज़ादी। तो इस ऐसे का जो मूलभूत क्वेश्चन है वो है कि आज़ादी का आत्मा आखिर क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ें हो जाएं जिसको हम लोग मानेंगे कि आज हम लोग पूरी तरीके से आज़ाद हैं। क्या अगर अंग्रेज भारत से चले जाते हैं तो क्या भारत के लोग ये मान लेंगे कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे जो सोशल इशूज हैं जैसे कास्टिज्म चल रहा होता है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी कुरीतियाँ किसी भी समाज में चल रही होती हैं, क्या वो सभी समाप्त हो जाए तो व्यक्ति मान लेगा कि वो पूरी तरीके से आज़ाद है। या फिर हमारे अंदर जो लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, या फिर बहुत सारी जो निगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे हृदय के अंदर, क्या वो सारी चीज़ें अगर हम त्याग देते हैं तो क्या हम पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएंगे। तो मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर किस परिस्थिति में हम लोग ये मान सकते हैं कि आज हम लोग पूरी तरीके से आज़ाद हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस पे यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर इस एस्से में आपसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें रविन्द्रनाथ टैगोर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इस एस्से को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर के पर्सनल जीवन को हम लोग जानेंगे। अब ये जो एस्से है द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, ये उन्होंने लिखा था एक लेटर के तौर पे। एक्चुअली जब रविन्द्रनाथ टैगोर न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क अमेरिका में थे, वहाँ से उन्होंने एक लेटर लिखा अपने देशवासियों के नाम, यानी कि जितने भी इंडियंस थे उस टाइम पे उन सभी के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिखा न्यूयॉर्क में बैठ के। और वो चिट्ठी अपने देशवासियों के लिए वो लिखते हैं और उस चिट्ठी में वो बहुत सारी बात करते हैं फ्रीडम के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हो कि फ्रीडम समझा जाएगा। मतलब कि मूलभूत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं फ्रीडम के, उन सारी चीज़ों के ऊपर वो बात करते हैं। एक्चुअली में ये जो लेटर था ये वो अमेरिका में बैठ के लिखते हैं, न्यूयॉर्क में लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जब अमेरिका में थे तो ऐसा उनको कुछ अनुभूति हुआ होगा, ऐसा कुछ उन्होंने फील किया होगा कि उन्हें लगा कि फ्रीडम पे बात की जानी चाहिए और इसलिए वो एक लेटर लिखते हैं। तो अभी हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। When freedom is not an inner idea which imparts a strength to our activities and breadth to our creations. When freedom is not an inner idea, देखो जब आज़ादी हमारे अंदर से नहीं आ रही होती है, इनर आइडिया मतलब कि कोई एक ऐसा आइडिया है जो हमारे अंदर से आ रही है, हमारे हृदय के अंदर से आ रही है, which imparts a strength to our activities. अब देखो अगर आज़ादी जो है वो अगर हमारे अंदर से आ रही है तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं बहुत ही दिलो जान से उसे करते हैं, और तो इसलिए क्या होता है कि उसमें ताकत बढ़ जाती है। मान लेते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके माता पिता आपको फोर्सफुल नहीं कर रहे कि आपको पढ़ना ही है, ये आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए ताकि मैं अलग अलग चीज़ों को जान सकूं, मैं ये जान सकूं कि ये दुनिया आखिर कैसे बनी, मैं ये जान सकूं कि भारत की ज्योग्राफी क्या है, मैं ये जान सकूं कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे काम करती है। इस तरीके की अलग अलग बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपके माइंड में हो सकते हैं, बहुत सारे जिज्ञासा आपके हो सकते हैं। तो जब आप जिज्ञासा को फॉलो करते हुए पढ़ने के लिए जाते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अंदर से चाहते हो पढ़ना। वहीं पे दूसरा जो कंटेक्स्ट लेते हैं, किसी के माँ बाप उसको फोर्सफुल कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही है। तो दूसरे कंटेक्स्ट में क्या होगा, बच्चा पढ़ेगा लेकिन वो चूँकि दिलो जान से नहीं पढ़ रहा होगा तो उसकी पढ़ाई में उतनी ताकत नहीं होगी। मतलब वो पढ़ाई तो करेगा लेकिन वो चूँकि पूरे मन से नहीं कर रहा है तो फिर उसका असर उतना ज़्यादा नहीं होगा, उसका रिजल्ट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे दूसरा बच्चा जो अपने मन से पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसे कुछ सीखना है, उसे अपनी जिज्ञासा को पूरा करना है। तो इस केस में वो ज़्यादा चीज़ें काफ़ी जल्दी सीख पाएगा। तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि जब आज़ादी हमारा इनर आइडिया होता है, जब ये हमारे अंदर से आ रही होती है, तब हम जो भी कर रहे हैं उसमें एक ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है एंड ब्रेथ टू आवर क्रिएशंस, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। मतलब जो बच्चा अपने मन से पढ़ रहा है, अगर वो 1 घंटा पढ़ाई करेगा तो वो जो दूसरा बच्चा है जो माता पिता के दबाव में पढ़ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये मात्र 1 घंटे में पढ़ लेगा। अगर हम थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक बच्चा जो दबाव में पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है वो 1 घंटे में मात्र 5 पेज पढ़े,
जबकि एक बच्चा जो अपने मन से पढ़ाई कर रहा है वो 1 घंटे में 10 पेज तक की पढ़ाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। ये उसका इनर आइडिया है। When it is merely a thing of external circumstance, it is like an open space to one who is blindfolded. अब देखो यहाँ पे ये जो इनर आइडिया है, अगर आपके अंदर से आ रहा है तो आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करोगे और उसका रिजल्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये आपके अंदर से नहीं आ रहा है, जब ये मात्र कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांस का देन है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांस मतलब कि आपके अंदर से पढ़ाई करना नहीं आ रहा है, लेकिन आपके माता पिता आपसे ज़बरदस्ती पढ़ाई करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जैसे पढ़ाई का है वैसे ही आज़ादी का भी है। अगर आपके अंदर से आज़ादी आ रही है, आपको अंदर से फील हो रहा है कि नहीं आप पूरी तरीके से लाइट वेटेड हो चुके हो, ना आपके अंदर ईर्ष्या है, ना आपके अंदर कोई लोभ है, लालच है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कोई दूसरा इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन किस जाति के ऊपर क्या बोल रहा है, या फिर बहुत सारी बातें, आपको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रीडम आपका इनर आइडिया है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दूसरे इंसानों से, आप खुद में पर्याप्त हो, आपको ये महसूस होता है, आप काफ़ी लाइट वेटेड हो चुके हो। तो इस केसेस में क्या होगा कि आप चूँकि पूरी तरीके से हल्का हो चुके हो तो आप जितनी ऊंची उड़ान चाहो उड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि फालतू का कुछ वजन नहीं है आपके ऊपर। तो फ्रीडम जब आपका इनर आइडिया होगा तो इसका असर आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें होगा, तो अलग अलग चीज़ों पे इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये मात्र एक्सटर्नल सर्कमस्टांस है, कोई आपको ज़बरदस्ती आज़ादी दे रहा है, बस आज़ादी जो है सो कोई एक एक्सटर्नल आइडिया है, आपके अंदर से नहीं आ रहा है, तब ये क्या होगा, ये कुछ वैसा ही सिचुएशन होगा जैसे कि मान लेते हैं एक पूरा खुला हुआ मैदान है, लेकिन वहाँ पे जो इंसान है जो उस खुले हुए मैदान को घूमने गया है वो अपने आँखों पे पट्टी बांधे हुए है। ये कुछ वैसा ही होगा कि आज़ादी पूरी दे दी गई है लेकिन आदमी उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग और अपने हृदय से वो आज़ाद नहीं है। तो ये जो इनर आइडिया है और एक्सटर्नल आइडिया है, इन दोनों को हम लोग बहुत ही गहरे मतलब बहुत ही अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे हम लोग ऐसे में आगे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो कि अगर आज़ादी आपका अपना आइडिया होगा, आपको सच में आज़ादी पसंद होगा, आपको आज़ादी चाहिए होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपको पूरा खुला मैदान दिया गया है और आपके दोनों आंखें भी खुली हैं। आप जैसे चाहो उस खुले मैदान में घूम सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी आंखों पे ही पट्टी बांधे हुए है, आप अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए हो, तो फिर आपको चाहे खुला मैदान दे दिया जाए, आपके सामने चाहे हिमालय हो, कुछ भी हो, धरती की खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से अब भी वहीं हो जैसे कि आपका दिमाग अभी भी बंद है, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आंखों पे, आप अपने दिमाग पे, अपने हृदय पे पट्टी बांधे हुए हो। तो फ्रीडम का इनर आइडिया होना, फ्रीडम एज एन इनर आइडिया होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज़ादी आपके अंदर से आनी चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि माता पिता कहते हैं कि जाओ बेटा घूम लो, तो तुम घूम लिए। हो सकता है माता पिता ने कहा कि आप जाओ घूम के आ जाओ, आप गए घूम के आ गए और आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। लेकिन दूसरा केस ये होता है कि माता पिता भी आपसे कह रहे हैं कि तुम जा सकते हो जहाँ भी चाहो घूमना, और आपके अंदर से एक भाव आ रहा है कि आपको दुनिया का अलग अलग हिस्सा देखना है। ठीक है, आपको दुनिया का अलग अलग हिस्सा देखना है, आपको एंजॉय करना है। वो जो अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग खूबसूरती है, आपको उन खूबसूरतियों को एंजॉय करना है। तो अगर ये इनर आ रहा है, अंदर से आ रहा है, अगर ये इंटरनल है तो उस व्यक्ति के तुलना में जिसको ऐसे ही भेज दिया गया है लेकिन अंदर से नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति की तुलना में आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को एंजॉय करोगे। In my recent travels in the West, I have felt that out there freedom as an idea has become feeble and ineffectual. अब ये कहते हैं जब रविन्द्रनाथ टैगोर वेस्ट में थे, इन माई रिजेंट ट्रैवल्स इन द वेस्ट, जब हाल ही में वो लगातार वेस्ट में ट्रैवल किए हैं, वेस्ट में ट्रैवल किए हैं यानी कि अमेरिका में ट्रैवल किए हैं, यूरोप में ट्रैवल किए हैं, तो उस एरिया में वो ट्रैवल करने के बाद उन्होंने ये फील किया है कि वहाँ पे फ्रीडम तो है लेकिन वो फ्रीडम एज एन इंटरनल आइडिया नहीं है,
मतलब लोगों के अंदर से नहीं आ रहा है कि वो फ्रीडम को जिए, बल्कि ये जो अंदर से आने वाला जो आइडिया है वो अब कमज़ोर हो चुका है, इनफैक्चुअल हो चुका है। अब देखो, अंदर से नहीं आ रहा है मतलब क्या? अगर किसी व्यक्ति के अंदर से आ रहा है कि उसको आज़ादी का लुत्फ़ उठाना है, उसको जीवन जीना है, तो वो कोशिश करेगा अलग अलग चीज़ों को जानने का, अलग अलग चीज़ों को समझने का। मतलब वो अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहता है वो वैसे जीना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए, तो बस वो पावर के पीछे भागेंगे। नहीं, वो अपने पहले खुद को जानेंगे कि उन्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। क्या उन्हें पेंटिंग पसंद है, क्या उन्हें म्यूजिक पसंद है, क्या उन्हें पहाड़ों में घूमना पसंद है, क्या उन्हें संगीत बनाना पसंद है, क्या उन्हें लिखना पसंद है, क्या उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पसंद है। तो इस तरीके की हजारों लाखों चीज़ें हैं इस दुनिया में। अब इन सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हो, मान लेते हैं, लेकिन आपके अंदर से क्या आ रहा है उसे तो आप पहले जानोगे। अगर आप पावर के पीछे भी इवन जा रहे हो तो आप पहले खुद को तो समझोगे, क्या आपको वास्तविकता में पावर चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आपको वास्तविकता में मज़ा आ रहा है लोगों के ऊपर दमन करके? क्या लोगों के ऊपर शासन करके क्या आपको सच में अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो चलो ठीक है, आपको पावर ही चाहिए। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है और सारे लोग चूँकि पावर के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी आप सिर्फ सारे लोगों को देख के पावर के पीछे भाग रहे हो, तो ये आपका इंटरनल आइडिया नहीं है, ये एक्सटर्नल है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेस्ट के जो लोग हैं उनका ये इंटरनल आइडिया अब कमज़ोर होता जा रहा है। अब देखो, नॉर्मली क्या था कि यूरोप जो है, खास करके ब्रिटेन, वो लगभग दुनिया पे शासन करता है, दुनिया भर में शासन करता है। और ना केवल ब्रिटेन बल्कि फ्रांस जो होता है और उसके आसपास के जो और भी कुछ देश होते हैं जो दुनिया के अलग अलग दूसरे देशों पे शासन करते हैं। अब सारे लोग शासन कर रहे हैं दूसरे पे, मतलब वो लोग पावर के पीछे जा रहे हैं और उन लोगों को लग रहा है कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं। क्या केवल दूसरे पे शासन करने से कोई पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है? ये सारे मेन क्वेश्चंस हैं जो इस ऐसे में पूछा जाएगा। और इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फ्रीडम का मेन आइडिया है वो कमज़ोर हो रहा है। कहाँ पे? वेस्ट में। मतलब जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि असल में आज़ादी होती क्या है। और चूंकि वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो लोग बस पावर के पीछे जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर शासन करने के लिए जा रहे हैं। Consequently, a spirit of repression and coercion is fast spreading in the politics and social relationships of the people. और इसी का ये देन है कि लोग चूंकि नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में आज़ादी क्या है, इसीलिए क्या हो रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में लगातार दमन की भावना बढ़ती जा रही है। दमन की भावना बढ़ती जा रही है मतलब कि दूसरे को दबा के रखना, और ये एक दबाव जो है सो समाज में बढ़ती जा रही है। खास करके जो वेस्ट है वहाँ पे ये दमन का भाव बढ़ता जा रहा है कि मुझे किसी एरिया में जाना है और वहाँ के लोगों के ऊपर मुझे दमन करना है, उनके ऊपर शासन करना है। और वहाँ के जो लोगों के बीच का जो सोशल रिलेशनशिप्स है उसमें लगातार दमन का भाव बढ़ते जा रहा है। चलो, दूसरे देशों से ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ब्रिटेन के लोग अफ्रीका पे जाके शासन करेंगे, ब्रिटेन के लोग इंडिया पे जाकर शासन करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें दूसरे देशों तक ही सीमित है। इवन ब्रिटेन के अंदर के जो लोग हैं, अमेरिका के अंदर के जो लोग हैं, वो आपस में जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें भी ये भाव होता है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति से ऊपर जाना है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को दमन करना है, इसको दबाव में रखना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दूसरे देशों तक सीमित है, बल्कि इवन अपने लोगों में भी एक कंपटीशन चल रहा होता है कि मुझे इस व्यक्ति से हमेशा ऊपर रहना है। In the age of monarchy, the king lived surrounded by a miasma of intrigue. अब देखो, जब राजशाही शासन हुआ करता था, मतलब कि राजाओं का शासन हुआ करता था, तब क्या था कि राजा जो थे उसके आसपास बहुत सारे दूसरे मंत्री हुआ करते थे और इसलिए राजा के आसपास हमेशा एक दूषित वायु चलती रहती थी। किसकी? इंट्रीग की। इंट्रीग का मतलब क्या होता है? इंट्रीग का मतलब होता है कि जो भी आसपास के लोग हैं वो लगातार आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई भी आसपास में आपका कोई आसपास में कोई लोग है, मान लेते हैं वो म्यूजिक को फॉलो करने वाला है या फिर दूसरा है जो पेंटिंग को फॉलो करने वाला है। अब ये जो आसपास के आपके लोग होंगे जो किसी एक खास क्षेत्र से प्रभावित होंगे, म्यूजिक हो सकता है या फिर पेंटिंग हो सकता है, वो लगातार आप पे
ये प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे कि आप भी म्यूजिक को पसंद करना चालू कर दो, या फिर आप भी पेंटिंग को पसंद करना चालू कर दो। यानी कि हर व्यक्ति का एक एजेंडा होता है और वो सामने वाले से कोशिश करता है कि वो सेम चीज़ सामने वाले पे भी हो। अब जैसे मान लेते हैं हमारे देश के कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उनके आसपास फिर बहुत सारे आईएएस वगैरह होंगे। अब हर आईएएस का अपना एक खास थिंकिंग होता है। हो सकता है किसी को ट्रैवल ज़्यादा पसंद हो, किसी को इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, किसी को आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अब यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, और हर एक मिनिस्टर या फिर ऑफिसर का अलग पसंद है। अब इन सारे लोगों के बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री मुझे ज़्यादा पसंद करें, मुझे ज़्यादा पसंद करें। और ज़्यादा पसंद करने का ये होगा कि अगर मैं प्रधानमंत्री को कुछ बोलूँ कि ये होना चाहिए, तो फिर वो उसको बहुत ही आसानी से पास कर दें और उसको होने दें। तो इसलिए चाहे मंत्री हो, चाहे आईएएस ऑफिसर्स हो, या फिर अभी का प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर पहले का राजा हो, तो अभी के प्राइम मिनिस्टर या पहले के राजा में क्या होता था कि हमेशा जो आसपास के लोग होते थे वो हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि जो राजा है वो उनके प्रभाव में रहे, जो राजा है वो उन्हीं बातों को सुने जो वो खास व्यक्ति उनसे कह रहा है। इसलिए हमेशा एक दूषित वायु आसपास में चलती रहती थी। दूषित वायु इस बात की कि हर व्यक्ति का एक एजेंडा है और वो चाह रहा है कि राजा उसके प्रभाव में रहे। At court, there was an endless whispering of lies and calumny and much plotting and planning among the conspiring courtiers to manipulate the king as the instrument of their own purpose। और इसी का ये देन है कि जब पहले कोर्ट चला करता था, मतलब मान लेते हैं पार्लियामेंट चला करता था, तो वहाँ पे जितने भी मंत्री हैं वो सारे मंत्री एक दूसरे के खिलाफ हमेशा झूठ बोला करते थे। मतलब अभी जैसे होता है ना, कानाफूसी चलते रहता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में झूठ बोलना है, झूठा आरोप लगाना है, एक दूसरे के खिलाफ प्लॉट करना है, मतलब साजिश रचना है, बहुत सारे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग या फिर प्लॉट इस बात का होता था कि कैसे हम दूसरे व्यक्ति को नीचा गिरा दे और हम खुद ऊपर चले जाएं। मतलब कि दूसरे जो मंत्री हैं उसको राजा के नज़र में हम नीचे गिरा दें और राजा के नज़र में हम लोग खुद ऊपर हो जाएं, ताकि क्या हो सके कि मेरा जो अपना पर्पस है, मैं जो राजा से करवाना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें राजा मेरे इशारों पे करे। इन द प्रेजेंट एज इंट्रीग प्लेज अ वाइडर पार्ट एंड अफेक्ट्स द होल कंट्री। अब ऐसा नहीं है कि इंट्रीग सिर्फ और सिर्फ राजा के समय था। इंट्रीग अब भी चल रही है, लोग अब भी एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस राजा या फिर मंत्रियों के बीच में है, नहीं, ये पूरे देश पे इसका असर होता है। इंट्रीग का असर पूरे देश पे होता है। द पीपल आर ड्रग्ड विद द हैशेस ऑफ फॉल्स होप्स। अब इसका असर कैसे हो रहा है, देखो, जो भी लोग हैं उनको झूठा उम्मीद दिया जाता है। जैसे होता है ना कि कोई एक व्यक्ति है, अगर वो चरस या फिर गांजा या फिर स्मोक जैसी चीज़ें पीता है, तो बाय द टाइम वो हैबिचुअल हो चुका होता है, उसका आदत से वो मजबूर हो चुका होता है, फिर वो ना भी चाहे फिर भी उसको पीता रहेगा। इसी तरीके से लोगों को एक ड्रग दिया जा रहा है, जैसे चरस गांजा दिया जाता है, वैसे ही लोगों को दूसरा एक ड्रग दिया जा रहा है। और ड्रग ये है झूठी उम्मीदों की। मतलब कोई भी देश हो, वहाँ पे झूठी उम्मीदें दिखाई जा रही हैं। झूठी उम्मीदें इस बात की कि कुछ समय के बाद, जैसे अक्सर जो पार्टी होती है वो कहती है कि आप मुझे सत्ता में ले आओ, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। तो ये सब क्या है, झूठी उम्मीदें दी जा रही होती हैं। कोई प्रधानमंत्री आने से पहले कहता है मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, दूसरा आता है कहता है मैं काला धन ले आऊँगा, तीसरा आता है कहता है मैं जाति खत्म कर दूंगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन ये सब ज़्यादातर क्या है, फॉल्स होप्स हैं। झूठी उम्मीदें दिए जा रहे हैं लोगों को और लोग उसमें खुश हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अंग्रेज़ों के कंटेक्स्ट में देखें तो आपको क्या लगता है, जो अंग्रेज रहे होंगे, आखिर वहाँ के जो लीडर होंगे अंग्रेज़ों के, जो ब्रिटिश के जो लीडर रहे होंगे, वो अपने लोगों से क्या कहे होंगे कि वहाँ के सारे लोग अपने घर वगैरह को छोड़ के इंडिया में आ गए शासन करने, या फिर इंडिया के अलावा जो भी दूसरा देश है पूरी दुनिया में, वहाँ पे वो सभी जाते हैं शासन करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के। आखिर उनसे ऐसा क्या कहा गया होगा? निश्चित रूप से उनसे कहा गया होगा कि अगर वो इंडिया जाते हैं तो इंडिया में वो बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत वो तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इसी उम्मीद में कि वो इंडिया आके बहुत पैसा कमा लेंगे,
इंडिया आके वो बहुत ज़्यादा अच्छे कुछ बन जाएंगे, या फिर दुनिया के किसी भी देश में जाकर वो बहुत कुछ अच्छा बन जाएंगे, इस उम्मीद में वो अपना घर छोड़ देते हैं और दूर जाकर किसी दूसरे देश में शासन करते हैं। तो क्या ये जो अपने लोगों से कहा जा रहा है कि तुम मेरे साथ चलो इंडिया में, तुम वहाँ पर शासन करना लोगों के ऊपर, ब्रिटिश वाले कह रहे हैं अपने लोगों से, तो क्या ये वाकई में ऐसा कुछ है कि उनका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा इंडिया आने के बाद? निश्चित रूप से इस पे बहुत ज़्यादा संदेह है। तो जो भी राजा होता है या फिर पॉलिटिशियन होता है, वो लोगों को झूठा उम्मीद में रखता है कि अगर तुम ऐसा करवा दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो झूठी उम्मीदों का जो है सो लगातार ड्रग दिया जा रहा है लोगों को, एंड अर्ज्ड टू डीड्स ऑफ फ्राइटफुलनेस। और फिर क्या होता है, लोगों को अर्ज किया जाता है, मतलब लोगों को पुश किया जाता है कि आप लोग ये सारी चीज़ें भूल जाओ। जैसे कि कोई एक सरकार आती है, वो कहती है कि मैं गरीबी हटा दूंगा। फिर जब वो गरीबी नहीं हटा पाती है, तब ऑडियंस को, जो सिटीजन्स हैं, उसको ये पुश किया जाता है कि तुमसे जो हम लोगों ने वादा किया था कि गरीबी हटा देंगे, उस वादे को तुम पूरी तरीके से भूल जाओ। तो पहले उम्मीदें दी जाती हैं, झूठी उम्मीदें, और जब झूठी उम्मीदें वो पूरा नहीं होती हैं, तब वो पुश किया जाता है उन चीज़ों को भूल जाने के लिए। बाय द गोडिंग्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पैनिक्स। अब बात यह है कि आखिर जो सारे लोग हैं वो भूलेंगे कैसे? जैसे कोई सरकार आई और आपसे कही कि हम गरीबी हटा देंगे, फिर वो 5 साल में वो सरकार गरीबी नहीं हटा पाई, फिर जो सरकार है वो लोगों को मजबूर करती है उन चीज़ों को भूल जाने के लिए। आखिर कैसे मजबूर करती है भूल जाने के लिए? वो क्या करती है, झूठा पैनिक करवाती है। जैसे कि अभी हम रिसेंटली देखें तो जो अभी गवर्नमेंट है वो बहुत हद तक लोगों को ये करवा रही है कि जो धर्म है, कोई एक खास धर्म है, वो खतरे में है। तो ये क्या, एक लोगों को पैनिक करवाने का तरीका है। लोगों को पैनिक का मतलब क्या होता है कि लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से अचानक डरा दिया जाना। अब पहले से कोई एक मुद्दा चल रहा था जिसको वो सरकार पूरा नहीं कर सकी है, तो आखिर जनता वो भूलेगी कैसे? पुराना जो मुद्दा रहा है उसको कैसे भूलेगी? उसके लिए एक नया मुद्दा लाया जाता है, और वो जो नया मुद्दा है उसको इस तरीके से लाया जाता है कि लोगों को लगे कि अगर हम लोगों ने इस मुद्दा पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से पेश किया जाता है लोगों के सामने कि लोग उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पुराने मुद्दों को भूलकर नए मुद्दों की तरफ बढ़ने लगते हैं। Their higher feelings are exploited by devious channels of unctuous hypocrisy. Their higher feelings are exploited by devious channels of unctuous hypocrisy. और लोगों के अंदर का जो अपना फीलिंग्स है उसे लगातार तबाह किया जाता है। मतलब आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे लोग जो है सो लगातार बर्बाद कर रहे होते हैं, उसे तोड़ रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। कैसे ख़त्म कर रहे होते हैं? अंक्चुअस हाइपोक्रेसी से, एक्सेसिव फ्लैटरी करके। Their pockets picked under anesthetics of flattery. लोगों को लगातार फ्लैटरी से उनको अपने वश में किया जाता है और उनको ये एहसास दिलवाया जाता है कि तुम तो बहुत ही स्पेशल हो, तुम बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छे हो। इस तरीके से लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाता है और फिर लोगों को जो है सो लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, किसी और कंटेक्स्ट में मत लेना बट समझना ज़रूरी है। मान लेते हैं हर एक सरकार का एजेंडा होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, चाहे वो हिंदुज़म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इस्लाम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ हो। अब जो भी उस धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो अपने व्यक्तियों से कहेंगे कि तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो और इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। अब तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम जाओ दूसरे लोगों, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे मिलो, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, या फिर अपनी जो भी तुम्हारी मान्यताएं हैं वो उस धर्म पे तुम थोपो। जैसे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो बहुत हद तक वो अपने धर्म का प्रचार भी यहाँ पे करते हैं। उन लोगों को लगता था कि उनका जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी जो है, वो दुनिया का सबसे अव्वल धर्म है और वो सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं, सबसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। और ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकी जगहों पे जाएं और अपने धर्म का प्रचार करें और लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएं और लोगों को उससे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करवाएं
और लोगों का जीवन बेहतर बनवाएं, ये अपना जिम्मेदारी मानते थे वो लोग, और इसी उद्देश्य से वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। अब मान लेते हैं जो भी बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग जो दूसरी जगहों पे जाके क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, आखिर उनके धर्मगुरु ने उनसे क्या कहा होगा कि वो लोग रेडी हो गए अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने के लिए, प्रचार करने के लिए। उनको फ्लैट किया गया कि तुम लोग इस धर्म से हो, तुम लोग क्रिश्चियनिटी से हो, तुम लोग सबसे महान हो, इस दुनिया में सबसे ऊंचे वर्ग के लोग हो तुम। उन लोगों को पहले ऐसे फ्लैटरी किया गया, उनको मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ का पुल बांधा गया और उनको ये एहसास करवाया गया कि तुम सबसे ऊपर हो, और फिर उनको मनाया गया कि तुम लोग जाओ दुनिया के अलग अलग जगहों पे और तुम वहाँ पे क्या करो, अपना जो तुम्हारा एजेंडा है वो तुम वहाँ पे फैलाओ। Their very psychology affected by a conspiracy of money and unscrupulous diplomacy। अब ऐसा नहीं था कि वाकई में ऐसा कुछ था, नहीं, लोगों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जा रहा था पैसे की मदद से, कॉन्स्पिरेसी की मदद से, और ये जो बेईमान डिप्लोमेसी होता है, मतलब बहुत ही खराब लेवल का जो राजनीतिकरण होता है, उसकी मदद से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। किस लिए? अपना एजेंडा पूरा करवाने के लिए। ऐसा नहीं था कि जो आम लोग होते हैं उसका कुछ फ़ायदा होता है, नहीं, आम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो पावर में बैठे हुए लोग हैं उनका होता है, और ये जो पावर में बैठे हुए लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई है वो लगातार उस धर्म के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें झूठ बोला जाता है कि आपका ये धर्म खतरे में है, और इसलिए वो उस धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो उनको खड़ा किया जाता है कि चलो आप लोग चलो मेरे साथ चलो, युद्ध लड़ो। अब जो लीडर है वो खुद नहीं जाएगा लड़ने, वो अपने लोगों को भेजेगा कि आप लोग जाओ युद्ध लड़ो, अपने धर्म को बचाओ। तो ये सब क्या है, वो जो गुरु बैठा हुआ है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सारे लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अब चाहे भारत के कंटेक्स्ट में ये हो या फिर अंग्रेज़ों के कंटेक्स्ट में, अंग्रेज़ों के जो पावर में बैठे हुए लोग हों वो सभी अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहे हों, इस्तेमाल तो होता है। इन द ओल्ड ऑर्डर द किंग वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉज द फ्रीएस्ट इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। अब देखो, पहले अगर हम लोग बात करें राजा के कंटेक्स्ट में, तो राजा के बारे में ऐसा समझा जाता था कि अगर कोई सबसे ज़्यादा आज़ाद व्यक्ति है तो वो राजा है। मतलब राजा के ऊपर कोई नहीं है तो राजा को कौन क्या कहेगा, राजा जो चाहे सो कर सकता है। तो राजा इस दुनिया का सबसे आज़ाद व्यक्ति है, ऐसा माना जाता था। अ ग्रेटर सेम्बलेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्रीडम नो डाउट ही हैड देन एनी अदर इंडिविजुअल। और ऐसा मानते थे कि जो सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल फ्रीडम हो सकता है, मतलब बाहरी आज़ादी जो हो सकती है, वो राजा के पास था। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में राजा के पास ज़्यादा आज़ादी होती थी। बट दे बिल्ट फॉर हिम अ गॉर्जियस प्रिजन ऑफ अनरियलिटी। लेकिन सारे लोग, वो सारे मिलके, मतलब ये जो विश्वास किया जाता था कि राजा सबसे आज़ाद व्यक्ति हैं, ये क्या है असल में? ये एक क्या है, अनरियलिटी का प्रिजन है। मतलब कि इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है कि राजा पूरी तरीके से आज़ाद है, नहीं, वो एक्सटर्नली भले ही सारे लोगों से ज़्यादा वो फ्री है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये बिल्कुल ही एक संदेह है, बस ये बस एक संशय मात्र है जो उसके मन में बैठा हुआ है कि वो पूरी तरीके से आज़ाद है। नहीं, वो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, ये क्या है, अनरियलिटी है अगर उसके मन में ये बैठा हुआ है तो। द सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ विद द पीपल ऑफ द वेस्ट। जैसे पहले राजा को ये बिठवा दिया जाता था उसके मन में कि आप पूरी तरीके से आज़ाद हो, मतलब बाहरी रूप से वो आज़ाद भी होगा, लेकिन क्या वो इंटरनली पूरी तरीके से आज़ाद है? अगर देखें तो एक जो राजा होता है उसे लगातार इस बात का ध्यान रखना होता है कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह ना करे, हमेशा उसे चौकन्ना रहना पड़ता है कि कोई भी जरा सा भी मतलब उस तरीके की चीज़ें ना हो कि वो गद्दी से हट जाए, कोई भी कहीं पे भी विद्रोह ना करे, कहीं पे भी कोई ऐसी समस्या ना हो जिसकी वजह से पब्लिक आक्रोश में आ जाए और उस राजा को हटा के फेंक दे। उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि जो आसपास के राज्य हैं कहीं उस पर हमला ना कर दें। तो एक राजा जो हमेशा इन सारी चीज़ों को लेकर चौकन्ना है, क्या वो आज़ाद रह सकता है? भले ही वो जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन क्या वो इंटरनली आज़ाद है? वो हमेशा प्रेशर में नहीं है कि कहीं कोई कुछ कर ना दे जिसकी वजह से उसका शासन खत्म हो जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे कहते हैं कि भले ही वो एक्सटर्नली आज़ाद है, लेकिन अगर जो लोग उससे बार बार कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से आज़ाद हो, लोग उसको झूठा दिलासा दे रहे हैं,
वो असल में आज़ाद नहीं है, उसे चौकन्ना होकर बैठना पड़ रहा है। इवन रात को वो सही से सो भी नहीं सकता होगा कई बार। क्यों? क्योंकि डर लगता होगा कोई आएगा, अटैक कर देगा। वो जो खाना खा रहा है उसमें जहर हो सकता है, इस बात का भी उसे डर होगा। तो वो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। तो जिस तरीके से राजा के साथ पहले ये सब हुआ करता था, वैसे ही अभी हो रहा है वेस्ट के लोगों के साथ। वेस्ट के लोग यानी कि जो अमेरिकन्स हैं या फिर जो खास करके यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटेन के रहने वाले लोग हैं, उनको लग रहा है कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं। वो इस दुनिया में जाकर जहाँ जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन क्या वो सच में आज़ाद हैं? क्या उन्हें मतलब अच्छा छोड़ो, ये आगे अभी और क्लियर होते जाएगा कि ये किस कंटेक्स्ट में है। दे आर फ्लैटर्ड इनटू बिलीविंग दैट दे आर फ्री। जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये विश्वास दिलवाया गया है कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं। एंड दे हैव द सॉवरेन पावर इन देयर हैंड्स। और उनके हाथ में ये पावर है कि वो जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। बट दिस पावर इज रोब्ड बाय होस्ट ऑफ सेल्फ सीकर्स एंड द हॉर्स इज कैप्चर्ड एंड स्टेबल्ड because of his gift of freedom over a space। अब देखो, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको ये विश्वास दिलवाया गया है कि आप इस दुनिया के सबसे आज़ाद व्यक्ति हो। क्या वो वाकई में आज़ाद हैं? या फिर ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी उन लोगों के हाथ में है, उन लोगों के हाथ में जिनके पास पावर है। मतलब ब्रिटिशर्स में भी तो कोई पावरफुल होगा, वहाँ के जो क्वीन होंगे या फिर किंग होगा या फिर जो प्राइम मिनिस्टर होगा, असल पावर तो उसके हाथ में है। और वो सब अपने जितने भी सिटीजन्स हैं वहाँ के, उन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से आज़ाद हो, आप लोग दुनिया के अलग अलग कोने में जाओ और वहाँ पे शासन करो मेरे नाम पे। तो ये जो असल पावर है ये किसके हाथ में है? ये पॉलिटिशियंस के हाथ में है, ये वहाँ के राजा के हाथ में है या फिर रानी के हाथ में है। लेकिन लोगों को विश्वास दिलवाया जाता है कि आप पूरी तरीके से आज़ाद हो। और चूँकि लोग मान लेते हैं कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं, इसलिए वो जाते हैं क्या करने? वो जो ऑर्डर दिया गया है उनके सीनियर्स के द्वारा, वो उन्हीं ऑर्डर को मानने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो सच में आज़ाद हैं। अगर आप आज़ाद हो तो फिर आपको ऑर्डर मानने की ज़रूरत क्या है? आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है जो आपसे कही जा रही है करने के लिए? इसका मतलब आप पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो। तो ये जो उनका आज़ादी है ये छीन लिया जाता है, रॉब यानी कि चोरी कर ली जाती है। किसके द्वारा? होस्ट्स ऑफ सेल्फ सीकर्स। अब ये जो सेल्फ सीकर्स हैं, मतलब कि खुद की फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, सेल्फ सीकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। और लोगों को लगता है कि चूँकि उनके पास अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा है, वो अलग अलग क्षेत्रों पे शासन कर सकते हैं, तो उनके पास गिफ्ट ऑफ फ्रीडम है, मतलब उनको आज़ादी मिली हुई है। नहीं, उनको आज़ादी नहीं मिली हुई है। द मॉब इज अलाउड द एन्जॉयमेंट ऑफ एन अपैरेंट लिबर्टी। अब देखो, जो मॉब माइंड है, मतलब कि वैसे लोग जो धड़ल्ले से भीड़ को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि वो लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, वो आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वाइल इट्स ट्रू फ्रीडम इज कर्टेल्ड ऑन एवरी साइड, लेकिन अगर हम लोग गौर से देखें तो वो जो आज़ादी है वो हर एक क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा काटी जा रही है। मतलब वो असल में आज़ादी है ही नहीं। जो उन लोगों को विश्वास दिलवाया जाता है कि आप आज़ाद हो, वो असल में आज़ादी है ही नहीं। इट्स थॉट्स आर फैशन्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट। क्यों आज़ादी नहीं है ये समझो। अब देखो, हम लोग जरा सा दूसरे कंटेक्स्ट में समझते हैं। कोई भी भारत में मान लेते हैं कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने लोगों को विश्वास दिलाती है कि आप पूरी तरीके से आज़ाद हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। और फिर इवन जो उस ग्रुप के जो लोग हैं, उनका जो सोचने का तरीका है वो भी वो पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करती है कि आप किस तरीके से सोचोगे। ये किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है? उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी आपसे चाहती है कि आप उस खास धर्म को नफ़रत से देखो, तो आप उस खास धर्म को नफ़रत से ही देखोगे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी आपसे चाहती है कि आप छोटी जातियों को, सो कॉल्ड छोटी जातियों को गलत तरीके से देखो या फिर उसका टॉर्चर करो, तो फिर आप वही करने लगोगे। और आपको लगेगा ये तो आप सोच रहे हो, ये आपका डिसीजन है ऐसा करना। नहीं, ये आपका डिसीजन नहीं है ऐसा करना, ये आपको मैनिपुलेट किया गया है उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, इट्स थॉट्स आर फैशन्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट। ये जो ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट बनाया जा रहा है,
ये ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट किसका है? ब्रिटिशर्स का है। वो जो ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट में जो है सो अपना एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और लोगों को लगता है कि हम तो अपनी आज़ादी से ये डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, आप अपनी आज़ादी से डिसीजन नहीं ले रहे हो, बल्कि आपका जो ये सोचना है इस तरीके से, ये भी मैनिपुलेट किया गया है उसी व्यक्ति के द्वारा। In its choosing of ideas and forming of opinions, it is hindered either by some punitive force or by the constant insinuation of untruths. अब देखो, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी एक विचारधारा को फॉलो कर रहा है तो क्यों फॉलो कर रहा है? अगर किसी को लग रहा है कि उसका ही धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, या फिर किसी को लग रहा है कि फलाना धर्म दुनिया का सबसे बेकार धर्म है, तो ये आखिर क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे झूठे जो है सो तथ्य पेश किए गए हैं, बहुत सारे अनट्रूथ्स उसके दिमाग में डाला गया है। और एक तो हो गया कि बहुत सारे अनट्रूथ्स उसके दिमाग में डाले गए हैं, और दूसरा ये कि लोगों का जो सोच है वो उसको दंड दे के बदला जाता है। जैसे बच्चे का क्या होता है कि बच्चे को अगर आइसक्रीम खानी है तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके अपनाएंगे। या तो हम ये बोल देंगे कि आइसक्रीम में जो है सो पिल्लू है, मतलब कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, ये अनट्रूथ हो गया। या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि बच्चे जैसे ही आइसक्रीम खाने जाएंगे हम लोग उसको पीटने लगेंगे। तो एक तो ये होगा कि दंड दे के आप किसी के भी सोच को बदल सकते हो लंबे समय में, और दूसरा ये हो गया कि आप उसको झूठ बोल दो, फिर आप उसका सोच बदल सकते हो। तो इस तरीके से किसी के भी दिमाग का जो आइडिया है उस, या फिर किसी का भी वो विचारधारा है, वो फॉर्म किया जाता है, या तो सजा दे के या फिर उससे झूठ बोल के मैनिपुलेट करके। और लोगों को लगता है ये तो मेरा सोच है, इस तरीके से तो हम सोच रहे हैं, ये मेरा विचारधारा है, जबकि असल में होता कुछ और है। इट इज़ मेड टू ड्वेल इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ हिप्नोटिक फ्रेजेस। उस तरीके के सेंटेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके के मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों को आसानी से अपने वश में किया जा सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि आप इस विचारधारा को फॉलो करो, तो फिर मैं आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करूंगा कि आप उसी विचारधारा को फॉलो करने लग जाओगे। इन फैक्ट द पीपल हैव बिकम द स्टोर हाउस ऑफ अ पावर दैट अट्रैक्ट्स राउंड इट अ स्वार्म ऑफ एडवेंचरर्स हु आर सीक्रेटली इन्वेस्टिंग in its walls to exploit it for their own devices. In fact, the people have become the storehouse of a power that attracts round it a swarm of adventurers who are secretly investing its walls to exploit it for their own devices. देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन उद्देश्य ये होता है कि उसको जो फॉलो करने वाले लोग हैं, अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, या फिर जो अंग्रेज भारत में शासन करने आए थे वो हो सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो पावर में है वो क्या करता है, सबसे पहले अपना एक फॉलोवर बनाता है, मतलब उसके पास एक ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। अब उनके पास जो ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हैं उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो जिस किसी भी दूसरे व्यक्ति से मिले लगातार वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो। जैसे अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं भारत में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी। कांग्रेस के जो फॉलोअर्स होंगे, अब देखो कांग्रेस का जो लीडर है वो चाहेगा कि उसका जो फॉलोअर्स है वो लगातार जो दूसरे लोग हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करे और अपने पार्टी में ले आए, जबकि जो बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं और बीजेपी का जो लीडर है वो भी चाहेगा कि बीजेपी का जो फॉलोअर है वो भी दूसरे व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस करे और अपनी पार्टी में ले आए। इसलिए जो भी व्यक्ति पावर में है वो चाहता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार और भी नए नए फॉलोअर्स लाते रहें। जैसे इस कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं हम लोग, मान लो कि मैं एक कबूतर जो है सो पालता हूँ, ठीक है। अब मैं एक कबूतर अपने पास पालता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये कबूतर आसमान में जाए और वहाँ से 10 और कबूतर लेकर आ जाए, और आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक कबूतर है जो जा रहा है और लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी में भी होता है, इसी प्रकार से लगभग जगहों पे होता है जहाँ पे लोग पावर में हैं। Thus, it has become more and more evident to me that the ideal of freedom has grown tenuous in the atmosphere of the West. इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे कहते हैं कि उनको लग रहा है
कि जो आज़ादी एज एन आइडिया है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा है और लोग जो हैं सो बस पावर के पीछे भागे जा रहे हैं, जबकि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में आज़ादी है क्या। द मेंटालिटी इज़ दैट ऑफ अ स्लेव ओनिंग कम्युनिटी विथ अ म्यूटिलेटेड मल्टीट्यूड ऑफ मैन टाइड टू इट्स कमर्शियल एंड पॉलिटिकल ट्रेडमिल। अभी तो देखो उस समय पे क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे और अमेरिकन्स थे वहाँ पे स्लेव कल्चर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मतलब कि दूसरे लोगों को अपना गुलाम बना के रखना है। जैसे इंडिया जो था वो भी तो बहुत हद तक गुलाम की तरह ही था, अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे हम लोग। तो उन लोगों का मेन पर्पस ये होता था कि जो लोग हैं उसको गुलाम बना के रखना है और लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो ओवरऑल अगर देखो तो हो क्या रहा है, एक ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल क्या होता है, जैसे आप जिम जाते हो, जिम में एक मशीन होती है जिस पे जाकर कोई भी आदमी दौड़ सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेडमिल। तो ओवरऑल देखो तो ये जो पूरी दुनिया है एक पॉलिटिकल ट्रेडमिल की तरह चल रही है, मतलब हर एक चीज़ राजनीति से इंस्पायर्ड है, हर एक चीज़ जो हो रही है उस पर कहीं ना कहीं राजनीति का असर है, ठीक है। इट इज़ द मेंटालिटी ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड फियर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिस्सा डर रहा है, जैसे मान लो इंडिया अगर अंग्रेज़ों का गुलाम है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग डरे हुए हैं, नहीं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी डरे हुए हैं। इंडिया को डर इस बात का है कि वो हम पे और ज़्यादा शासन करेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको डर इस बात का है कि कहीं ये लोग हमसे आज़ाद ना हो जाए। तो दोनों एक दूसरे से डिस्ट्रस्ट में हैं, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। द अपॉलिंग scenes of inhumanity and injustice which are growing familiar to us are the outcome of a psychology that deals with terror। अब यहाँ पे ये कहते हैं the appalling scenes of inhumanity, डराने वाला, भय उत्पन्न करने वाला, जो लगातार बहुत सारे आप लोग सीन्स देखते हो, मतलब अंग्रेज जो है सो भारत को टॉर्चर करते हैं, यहाँ के लोगों को टॉर्चर करते हैं, और इसलिए यहाँ पे जो बहुत सारा डरावना दृश्य आपको देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा अमानवीय होता है, अन्यायिक होता है, ये सारे जो दृश्य देखने को मिलते हैं ये केवल और केवल इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि एक ऐसा साइकोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। मतलब इसको ज़रा सा मैं आसान करके बताऊं, अगर अंग्रेज भारत के लोगों पे शासन कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, या फिर बहुत ही अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या है कि उन्हें इतना बदतर ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है? उन्हें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो डरे हुए हैं इस बात पे कि अगर आज मैंने इसको छोड़ दिया तो कल ये आकर हमको यहाँ से भगा देगा। इस डर से वो भारत के लोगों को बहुत ही ज़्यादा डरा के रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या फिर क्रूर हरकत करते हैं भारत के लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। डर इस बात का है कि कल को हो सकता है ये सभी हमें यहाँ से भगा दें। तो इस डर की वजह से वो लोग जो है सो भारत के लोगों के ऊपर इस तरीके से इनह्यूमैनिटी या फिर अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। नो क्रूएलिटी कैन बी अग्लियर इन इट्स फेरोसिटी दैन द क्रूएलिटी ऑफ द कावर्ड। और ये कहते हैं कोई भी क्रूरता उतनी खराब नहीं हो सकती है जितनी कि वो क्रूरता खराब होती है जो कायर के द्वारा किया गया हो। कायर के द्वारा किया गया हो मतलब डर से जब हम किसी को मारते हैं तो ये क्या है, क्रूरता जो है सो कायर के द्वारा है, और इससे ज़्यादा निर्मम कुछ नहीं हो सकता है। द पीपल हु हैव सेक्रीफाइस्ड their souls to the passion of profit making and the drunkenness of power are constantly pursued by phantoms of panic and suspicion, and therefore they are ruthless even where they are least afraid of mischances. They become morally incapable of allowing freedom to others, and in their eagerness to curry favor with the powerful, they not only connive at the injustice done by their own partners in political gambling. द पीपल हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर सेल्स। अब देखो अंग्रेज भारत पे शासन कर रहा है, ठीक है, तो उसके भी तो बहुत सारे लोग मर रहे होंगे। जब यहाँ से विरोध होता होगा तो बहुत सारे अंग्रेजों के सैनिक मरते होंगे। तो उसके जो बहुत सारे सैनिक मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो अपने पावरफुल लोगों के लिए प्रॉफिट बना सके। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अंग्रेज़ों की जो रानी है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए प्रॉफिट बना सके। और उसके प्रॉफिट के लिए मर कौन रहा है? उन लोगों का सैनिक मर रहा है, आम लोग मर रहे हैं। और उस सैनिक को लग रहा है कि वो सैनिक पावर में है, लेकिन नहीं, वो सैनिक पावर में नहीं है, पावर में कोई और है।
तुम बस वहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। किसके प्रॉफिट के लिए? रानी के प्रॉफिट के लिए। और ऐसे जो लोग हैं जो पावर के पीछे पड़े हुए रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा डरे हुए होते हैं। डरे हुए होते हैं इस बात पे कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। वो हमेशा शक में जीते हैं। शक इस बात की कि पता नहीं कब यहाँ से एक विद्रोह उठेगा और अंग्रेज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डर होता है, बहुत ज़्यादा संशय होता है, दूसरे लोगों पे शक होता है और वो हमेशा डर में जीते रहते हैं। और इसी डर की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि सामने वाले की तरफ से कुछ हो उससे पहले ये लोग ही उस पर अटैक कर देते हैं। एंड देयरफॉर दे आर रूथलेस इवन वेयर। और इसीलिए चूंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसी का ये नतीजा है कि जहाँ पे भी वो मौका मिलता है कि जैसे उन्हें लगता है कि गांधी जी उन लोगों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, तो गांधी जी असल में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ही वो लोग क्या करेगा, गांधी जी को उठा के जेल में डाल देगा। या फिर जो लोग हैं जहाँ से थोड़ा सा विद्रोह उत्पन्न हो सकता है, इससे पहले कि कुछ खतरा हो उससे पहले ही उन लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और इवन वैसे जगह जहाँ पे मिस चांसेस के चांस बहुत ही कम है, जहाँ पे कुछ गलत होने की संभावना बहुत ही कम है, वहाँ पे भी वो लोग बहुत ही रूथलेस लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, ख़त्म करते हैं, कुचलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। दे बिकम मोरली इनकैपेबल ऑफ अलाउइंग फ्रीडम टू अदर्स। और वो लोग मानसिक रूप से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि वो दूसरे को आज़ादी दे ही नहीं सकते। And in their eagerness to curry favor with the powerful, they not only connive at the injustice done by their own partners in political gambling, but participate in it. और क्या करते हैं वो जो लोग हैं जो भारत में आकर शासन करते हैं, उन सारे लोगों के मन में ये एक उम्मीद है कि वो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री से उनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, या फिर वहाँ की जो रानी है ब्रिटेन की जो रानी है उससे उनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, या फिर उनसे बैठा हुआ जो हायर्ड ऑफिशियल्स है उससे बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा। या फिर इसको अभी के कंटेक्स्ट में समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई किसी भी राज्य में हम लोग रहते हैं, ठीक है। उस राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है, या फिर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो या फिर कह लो कलेक्टर होता है, या फिर डीएम होता है, या फिर डीसी भी कई जगहों पे बोला जाता है शायद। तो हर ज़िला में एक डीएम होता है और उस राज्य में एक मुख्यमंत्री है। अब यहाँ पे जो हर ज़िले का एक डीएम है, वो कहीं ना कहीं ये चाहता होगा कि मुख्यमंत्री का जो नज़र है वो मुझ पे बना रहे, मुख्यमंत्री मुझको खास दृष्टिकोण से देखे, हम पे उसका ज़्यादा असर हो, मुख्यमंत्री हमको ज़्यादा प्रीफर करे चीज़ों को लेके। और चूँकि वो चाहता है कि मुख्यमंत्री उसको फेवर करे, इसलिए वो क्या करेगा, कल को अगर मुख्यमंत्री उसको बोलेगा कि तुम इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दो, इस व्यक्ति को तुम मार दो या फिर इसके साथ कुछ बदतर कर दो, तो चूंकि वो जो डीएम है वो चाहता है कि मुख्यमंत्री उसके फेवर में रहे, इसलिए वो क्या करेगा, इवन मुख्यमंत्री अगर गलत भी बोल रहा है फिर भी वो डीएम उन सारी चीज़ों को करेगा। क्यों? क्योंकि वो फेवर चाहता है। किसका फेवर चाहता है? मुख्यमंत्री का फेवर चाहता है। तो बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए गलत चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो गलत चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो लोग उनसे गलत चीज़ें करने के लिए कह रहे हैं वो उसके फेवर में आ जाएंगे और उसके सपोर्ट में तालियां बजाएंगे, या फिर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो काम आएंगे। तो वो फेवर बना के रखना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए गलत कामों में वो सपोर्ट करते हैं, कभी भी विरोध नहीं करते हैं, और कई बार तो खुद जाकर गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फेवर चाहिए अपने से ऊपर वाले लोगों का। A perpetual anxiety for the protection of their gains at any cost strikes at the love of freedom and justice. अब देखो, अंग्रेजों ने जो भारत में हासिल किया है उसको बचाए रखने की भी तो एक एंजाइटी होती है, दिमाग में चिंता रहती है। जैसे आप लोगों ने अगर मान लेते हैं 10 करोड़ कहीं से कमाया है तो चिंता तो इस बात का भी होगा ना कि उस 10 करोड़ को बचा के कैसे रखें कि कोई हमसे छीन ना ले। तो वैसे ही था, अंग्रेजों को भी चिंता रहता था कि ये जो भारत को हम लोगों ने जीता है इसको हम लोग कैसे बचा के रखें। और इसलिए वो लोग क्या करते थे, भारत के जो लोग हैं उसका जो आज़ादी है उसको वो छीन के रखते थे। भारत के लोग जो हैं उसका न्याय जो है उसको वो लोग छीन के रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि आज अगर हम आज़ादी देते हैं या फिर न्याय देते हैं तो कल को मुझ पे ही खतरा आ जाएगा, जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक प्राप्त किया है उस पर खतरा आ जाएगा। Until at length
दे आर रेडी टू फॉरगेट लिबर्टी फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स। और इसका नतीजा क्या होता है कि जो लोग हैं धीरे धीरे भूल जाते हैं कि आज़ादी कैसा था। अभी मान लो अभी अगर दोबारा से कोई हम लोगों पे शासन करने आ जाता है, तो अभी स्टार्टिंग में चूँकि हम लोगों को आज़ादी का बहुत ज़्यादा लत लगा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद है, तो स्टार्टिंग का जो 10-12 साल होगा, 20 साल होगा, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा छटपटाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम पे शासन करने आया है हम लोग उसको कैसे ख़त्म कर दें, भगा दें, मार दें और हम लोग आज़ादी दोबारा से प्राप्त कर लें। तो जो स्टार्टिंग का पीरियड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कि हम लोग किसी को भी मतलब वो नहीं करने देंगे, यहाँ पे आकर हमारा आज़ादी छीनने नहीं देंगे। लेकिन वहीं पे मान लेते 50 साल 60 साल के बाद हमारे जो बच्चे होंगे जिसने कभी आज़ादी देखा ही नहीं होगा, उसको क्या पता कि असल आज़ादी क्या था। तो हमारे जो वो बच्चे होंगे जो 50-60 साल के बाद जो आज़ादी का असल मतलब ही नहीं जानते होंगे, वो उतनी स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं करेंगे और धीरे धीरे जो भी लोग होंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, जीवन ऐसा ही होता है, और फिर वो लड़ना भी धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो जब तक लोग भूल ना जाए तब तक ये अंग्रेज उसका आज़ादी छीनते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।